अगर आप डीजी खान सीमेंट को एक सीमेंट कंपनी के तौर पर देखेंगे तो आप इस स्टोरी के चैप्टर को हाफ देखेंगे। असल स्टोरी तो इनकी बैलेंस शीट में है, जहाँ पे इनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बढ़ रही हैं, इनका जो डेट है लॉन्ग टर्म वो कम हो रहा है और इनकी जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो पीएनएल स्टेटमेंट में ज़्यादा हो रहे हैं। डीजी खान सीमेंट निषाद ग्रुप की एक कंपनी है जिनकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करती है, जिनका बैंक एमसीबी बैंक इनके हर बिजनेस के लिए कैपिटल प्रोवाइड करता है। थर्ड पे ये है कि इनकी जो इंश्योरेंस कंपनी है इनके सारे बिजनेस के रिस्क वो कवर कर लेती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इनके पास अपना सीमेंट है और ऑपरेशन चलाने के लिए इनकी अपनी एनर्जी इनके ऑपरेशंस को सपोर्ट करती हैं, जहां इनके पास लाल पील पावर, निषाद चूनिया पावर, निषाद पावर वगैरह है। तो डीजी खान सीमेंट का एनालिसिस करने से पहले आज थोड़ी सी बात करते हैं सीमेंट सेक्टर की, कि जब भी हम किसी सीमेंट की कंपनी को देखेंगे तो किन किन चीजों, किन किन पॉइंट्स पे हम इस सेक्टर्स को कवर करेंगे। तो कोई भी सीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में आपके आते हैं लाइमस्टोन, क्ले, जिप्सम, जो कि नेचुरली पाकिस्तान में काफी ज्यादा पाए जाते हैं। और जो भी सीमेंट कंपनीज इन रिजर्व के करीब होगी उनको दो बेनिफिट होंगे। एक तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन जो कास्ट है रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लाने की वो कम पड़ेगी, और कुछ सीमेंट कंपनी की अपनी माइंस है जहां से इस रॉ मटेरियल को वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेकंड पे आता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, मतलब जो भी ये रॉ मटेरियल आता है उसको क्रश करते हैं और उसे फाइन पाउडर में तैयार करते हैं। इस स्टेप पे जरूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी की, और जो भी सीमेंट कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी में रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे काम करेंगी वो इस स्टेप के फायदा उठाएंगी और उनका इन रिटर्न जो मार्जिन है वो इंक्रीज होंगे। और थर्ड पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो कि है इस फाइन पाउडर से क्लिंकर बनाना। क्लिंकर के लिए ये फाइन पाउडर को 1450 डिग्री पे एक क्लीन के अंदर हीट करते हैं, जहां पे इन्हें चाहिए होता है कोल। तो जो भी सीमेंट कंपनी इस कोल वाले फैक्टर पे अच्छा काम करेंगी और सस्ता कोल बाहर से मंगवाएंगी या पाकिस्तान वाले कोल को ब्लेंड या मिक्स करके यूज करेंगी, उनका प्रॉफिट मार्जिन आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। लास्ट पे आता है क्लिंकर कूलिंग, जहां पे ये क्या करते हैं, इस क्लिंकर को एक कूलर में डालते हैं, वहां पे इसका टेम्परेचर को 1450 से 100 डिग्री तक लेके आया जाता है और वहां पे फिर जिप्सम को ऐड करके आपका सीमेंट बन जाता है। पाकिस्तान की जो सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 85 मिलियन टन पर एनम है, लेकिन ये रफली ही 45 से 55% यूटिलाइज होती है, क्योंकि पाकिस्तान में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड कम है। सीमेंट के अंदर आप दो तरह की कंपनीज देखेंगे, एक को कहते हैं नॉर्थ कंपनीज, एक को कहते हैं साउथ कंपनीज। जनरली तौर पे नॉर्थ में हमारा पंजाब और केपीके आ जाता है, जबकि साउथ के अंदर हमारा सिंध और बलोचिस्तान वाला एरिया आ जाता है। और जो 70% सीमेंट कंपनीज है पाकिस्तान में वो नॉर्थ में है, जबकि 30% जो है वो साउथ में है। नॉर्थ में क्योंकि डेवलपमेंट ज्यादा होती है तो यहाँ पे सीमेंट की जो कंजम्पशन है वो भी ज्यादा होती है, और जो माइंस हैं जहाँ से ये लाइमस्टोन और ये रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो भी इस एरिया के अंदर ज्यादा मौजूद है। जबकि साउथ के अंदर एक्सपोर्ट ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे पोर्ट की एक्सेस पास है। यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट बताता चलूँ तो आप इमेजिन करेंगे पाकिस्तान में सीमेंट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 85 मिलियन टन पर एनम है, जबकि चाइना के अंदर ये 3800 मिलियन टन पर एनम है। तो इस लिहाज से चाइना के पास दुनिया की सीमेंट मार्केट का 45% शेयर है। पाकिस्तान पिछले साल दुनिया का दूसरा बड़ा क्लिंकर एक्सपोर्टर था, जहां इसके पास 18% एक्सपोर्ट मार्केट का शेयर था, और सीमेंट का ये फोर्थ बिगेस्ट प्लेयर था जिसके पास 12% टोटल एक्सपोर्ट सीमेंट का शेयर था। सीमेंट सेक्टर क्योंकि एक सिक्लिकल सेक्टर है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो कंस्ट्रक्शन की डिमांड हमारी स्लो हो जाएगी। आप देखेंगे कि क्लिंकर सीमेंट से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो क्लिंकर की एक्सपोर्ट करने की रीजन ये है कि दुनिया के पास जो है वो ज्यादातर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है, उसके अलावा जो क्लीन है जहाँ पे एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है उसको बनाने का भी बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है। वर्ल्ड वाइड में यही रूल चल रहा है कि क्लिंकर को वो दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट करते हैं और वहां पे अपने प्लांट्स के अंदर सिर्फ जिप्सम ऐड करके ये सीमेंट को बना लेते हैं। जबकि सीमेंट के एक्सपोर्ट्स कम होने की वजह यह है कि सीमेंट जो है वो मॉइस्चर सेंसिटिव होता है, तो इसलिए ये खराब भी होने का खतरा होता है। तो अब बात करते हैं डीजी खान सीमेंट की। डीजी खान सीमेंट 1978 में पाकिस्तान में बनी और 1992 तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर थी। जब 1992 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दूसरे इंस्टीट्यूट को प्राइवेटाइज किया तब इस कंपनी को भी इन्होंने प्राइवेटाइज किया, जहां पे इसे निषाद ग्रुप ने बाय किया। डीजी खान सीमेंट का जो मेन काम है वो सीमेंट और क्लिंकर की सेल लोकल भी करना है और एक्सपोर्ट भी करना है। डीजी खान सीमेंट के पास पाकिस्तानी मार्केट सीमेंट का 12% शेयर है। डीजी खान सीमेंट की मार्केट कैप इस वक्त तक 97 बिलियन है। जैसा कि आपको नाम से पता है कि डीजी खान सीमेंट का प्लांट जो है वो डीजी खान में मौजूद है, जो कि इनका पहला प्लांट था जो 2007 तक सिर्फ डीजी खान में ही था, जहां पे ये इसकी ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन टाइम टू टाइम करते रहे। सेकंड प्लांट 2007 में इन्होंने खैरपुर में लगाया, जबकि थर्ड प्लांट 2018 में इन्होंने हब के मुकाम पर लगाया। कंपनी की जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 6.72 मिलियन टन पर एनम है, जबकि ये साउथ और नॉर्थ दोनों जोन के अंदर अवेलेबल
अवेलेबल है। इससे ये इनको फ़ायदा होता है कि ये साउथ रीजन को में एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं और नॉर्थ रीजन में ये इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से ये फ़ायदा भी उठा लेते हैं। जबकि पाकिस्तान में इनके पास 2300 से ज़्यादा का डीलरशिप नेटवर्क मौजूद है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी जो सेल्स की यूटिलाइजेशन कैपेसिटी है वो 75% है, जबकि सेक्टर की एवरेज 45 से 50% है। इनका जो हब वाला प्लांट है वो पोर्ट के करीब है, तो वहाँ से इनके लिए एक्सपोर्ट ज़्यादा ईजी होती हैं। एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में ये बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, अफगानिस्तान और यूएसए में अपने सीमेंट को बेचते हैं। और अगर अभी तक आपने यंग कैपिटल में अपना अकाउंट ओपन नहीं करवाया गया तो अभी हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करवा लें। डीजी खान सीमेंट 4 तरह से अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज में काम कर रही हैं। नंबर 1 इज सोलर, जहाँ पे इनके पास 10.92 मेगावाट का सारे प्लांट्स के ऊपर सोलर इंस्टॉल्ड है, जिनसे इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो कम आती है। सेकंड पे है वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम WHR, ये इनके पास 32.40 मेगावाट का इंस्टॉल है। ये सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी बचाने वाली टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जब आपका कोल में से हीट जो निकलती है जो 1450 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होता है, तो उस हीट को ये वेस्ट होने की बजाय प्रिजर्व कर लेते हैं, वहाँ से ये जो इलेक्ट्रिसिटी है जनरेट करते हैं। थर्ड पे है इनके पास कोल फायर पावर प्लांट, जो कि 60 मेगावाट का है, जहाँ से ये कोल के जरिए बिजली बनाते हैं, जिससे क्या होता है इनकी जो ग्रिड के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की डिपेंडेंस है वो कम पड़ती है और कॉस्ट भी कम पड़ती है। 6 से 7 रुपए पर यूनिट का फर्क पड़ता है। और अल्टरनेटिव फ्यूल में ये RDF और TDF पे काम कर रहे हैं। RDF होता है रेजिड्यू डिराइव्ड फ्यूल और TDF होता है टायर डिराइव्ड फ्यूल, यानी रेजिड्यू जो भी वेस्ट होता है सिटी का उसको ये यूज़ करके वहाँ से फ्यूल बनाते हैं। और सेकंड टायर जो वेस्ट टायर होते हैं वहाँ से ये फ्यूल बनाते हैं और उसको इन रिटर्न इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ करते हैं। फोर्थ और लास्ट पे आता है कोल। कोल आपको पता है कि 50% सीमेंट की प्रोडक्शन में जो कास्ट आती है वो कोल की आती है, तो उसके अंदर ये 50% जो पाकिस्तानी कोल यूज़ करते हैं। और पाकिस्तानी जो कोल है उसकी GCV मतलब ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो इसलिए हमें ज़्यादातर जो कोल है वो बाहर से मंगवाना पड़ता है, या फिर हमें पाकिस्तानी कोल और इम्पोर्टेड कोल को ब्लेंड करके या मिक्स करके यूज़ करना पड़ता है। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ये होती है कि 1 किलो कोल बर्न करने से कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हमारी जो वैल्यू है वो कम है। और जो इम्पोर्टेड कोल जो हम अफ़गानिस्तान से पहले मंगवाते थे और साउथ अफ्रीका से आता है, उनकी जो GCV वैल्यू है वो ज़्यादा अच्छी है। ज़्यादातर जो सीमेंट कंपनीज हैं उनके लिए एक्सपोर्ट बेनिफिट नहीं होती, तो ये एक्सपोर्ट इसलिए करते हैं कि क्योंकि प्लांट की एक फिक्स कास्ट तो आती है, उस कास्ट को अब्जॉर्ब करने के लिए कंपनी एक्सपोर्ट कर देती हैं। ये इनका यहाँ ब्रेक इवन पे सेल होते हैं, बहुत ही नैरो इनका मार्जिन होता है। डीजी खान सीमेंट की टोटल सेल में से 83% लोकल सेल है, जबकि 17% इनकी सेल में से एक्सपोर्ट से आता है। डीजी खान सीमेंट का जो अदर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो भी दूसरी सीमेंट कंपनी की तरह बढ़ता जा रहा है। अब सीमेंट कंपनीज कर क्या रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है सीमेंट जो वैसे सिक्लिकल सेक्टर है जिसने आपके इंटरेस्ट रेट के साथ मूव करना है, तो ये दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट को अपनी इंक्रीज कर रही हैं, ताकि जब इनकी सीमेंट की डिमांड लो हो तो इनका जो बॉटम लाइंस हैं, जो इनके मार्जिन हैं, वो दूसरी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वहां से इंक्रीज हो जाएंगे। तो अभी तक की जो लॉन्ग टर्म इनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 20 बिलियन है, जहाँ इनके पास MCB बैंक का 8.63% शेयर है, निशात मिल का 8.6% शेयर है, आदमजी इंश्योरेंस का 8% शेयर है, निशात पैकेजिंग का 55% शेयर है, निशात डेयरी का 55% शेयर है, निशात होटल्स का 8.5% शेयर है, जबकि हुंडई निशात का 10% शेयर है। और अभी तक इस साल के 3 क्वार्टरों में इनको अदर इन्वेस्टमेंट से 3.50 बिलियन आया है। कंपनी ने अपने फ्यूचर प्लान में मेंशन किया है कि कंपनी 30 मेगावाट का सोलर और इंस्टॉल करना चाहती है, लेकिन अभी इस प्लान को उन्होंने डेफर कर दिया है, क्योंकि अभी कंपनी का जो फोकस है वो लॉन्ग टर्म डेट को डिक्रीज करने में है, जहाँ पे हमें एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिली है कि पिछले साल 2025 तक इनका जो लॉन्ग टर्म डेट था वो 12 बिलियन था, जो कि अब 9 मंथ तक मतलब अभी तक 3 क्वार्टर का रिजल्ट आया, वहां पे इनका 12 बिलियन से 3.5 बिलियन तक लॉन्ग टर्म डेट आ गया है। सेकंड पे ये है कि ये जो अल्टरनेटिव फ्यूल है वो TDF और RDF उसको हब प्लांट के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं। कंपनी का जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो डीजी खान साइट पे 11,000 टन पर डे के क्लिंकर प्रोडक्शन की लाइन बनाना है, जो कि एक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है। अब 2 तरह की कंपनीज के अंदर एक्सपेंशन होती है, एक को कहते हैं ब्राउनफील्ड और एक कहते हैं ग्रीनफील्ड। ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन ये होता है कि एक जगह पे आपने न्यू प्लांट लगाना है, न्यू मशीनरी आएगी, सब कुछ न्यू आएगा। जबकि ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन ये है कि आपकी सीमेंट आपकी एक फैक्ट्री है, वहां पे आपने बस एक लाइन की एडिशन कर दी है या फिर कोई उसी चीज को अपग्रेड कर दिया। तो डीजी खान सीमेंट की इस अपग्रेडेशन के बाद ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी और लेटेस्ट क्लिंकर प्रोडक्शन लाइन बन जाएगी। थोड़ी सी कंपनी के हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इनकी 5 ईयर की एवरेज देखी जाए तो सेल्स की इनकी एवरेज
14% तक इंक्रीज हुई है, जबकि इनका ग्रॉस मार्जिन 19% तक रहा है, जबकि नेट प्रॉफिट मार्जिन 4% के आसपास रहा है। लेकिन अभी इनका ग्रॉस मार्जिन है वो 25 से 30% तक चला गया है, और इनका जो नेट मार्जिन है वो भी 12 से 15% तक चला गया है, जिसके अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे कि अदर इन्वेस्टमेंट्स की है। कि 9th मंथ के पीरियड में अभी तक इनके पास जो नेट प्रॉफिट है 8.5 बिलियन है, जिसमें से 3.5 बिलियन तो अदर इन्वेस्टमेंट से आया है। मतलब 5 बिलियन ये सीमेंट से नेट प्रॉफिट आ रहा है, जबकि 3.5 बिलियन की अदर इन्वेस्टमेंट से आ रहा है। तो डीजे खान सीमेंट की जो इसके पी वैल्यू है वो 8.63 है, जबकि सेक्टर की जो वैल्यू है वो 13.50 है। अगर ये सेक्टर के अकॉर्डिंग अपने को री रेट करे तो इसकी जो फेयर वैल्यू है वो 330 से 350 तक बनती है, और हमारा जो मिड टर्म का टारगेट है वो भी 325 से 330 का है। तो एक तो जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में ये अपने डेट को कम कर रहे हैं, वहाँ पे 75% तक इन्होंने अपने डेट को कम किया है, वो इसे मिड टर्म जेम बनाएगी, जबकि डीसीएफ मेथड के थ्रू इसकी फेयर वैल्यू 281 है। Open your brokerage account today with Young's Capital.